नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बल्लभगढ़ की, जहां कॉलेज से परीक्षा देकर बाहर निकल रही छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हां, ये बड़ी खबर बल्लभगढ़ से दिन दहाड़े यहां छात्रा की हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोपी कार में फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस अधिकारियों की माने तो लड़की निकिता बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी और बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज में परीक्षा देने आई थी। और जैसे ही परीक्षा देकर बाहर निकली तो एक युवक ने उसे गाड़ी में जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की। लड़की ने बैठने से इनकार किया तो उसे गोली मारकर युवक फरार हो गया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिलहाल इस मामले में एक गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और पुलिस का कहना है कि बाकी जो इस मामले के आरोपी हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दिन दहाड़े बल्लभगढ़ में एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था भी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। लड़की अपनी सहेली के साथ परीक्षा केंद्र से बाहर आ रही थी तो जो कार में सवार लड़के थे, जबरदस्ती उन्होंने लड़की को कार में बैठाने की कोशिश की। जब लड़की ने बैठने से इनकार कर दिया तो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और मौके से ही आरोपी फरार हो गए। पेपर देकर आई थी जी लड़की और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के। जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी, कौन से क्लास में? अग्रवाल कॉलेज में थी जी, फाइनल में पेपर देने आई थी। कौन था ये जो गाड़ी में बैठा रहा था? ये पहले केस हुआ था जी, पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी। तो उसका जो है हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब फिर वही लड़के थे जी सारे। नाम जानते हैं आप उनके? मैं तो अभी ड्यूटी से आया हूँ, उन्होंने नहीं देखा जी सबने। मैं तो नौकरी करता हूँ। पहले मामला बना था, नाम तो पता हो? हाँ जी, वो आसिफ लड़का था जी। कहाँ का है? तौसीफ। कहाँ का है? पता नहीं, इधर का ही है जी, कहीं का। वो एड्रेस सारा लिख रहा होगा। तो दिन दहाड़े छात्रा की गोली मारकर हत्या करने के बाद सनसनी जहां पर फैल गई है, वहां लोग भी परेशान हैं, घर से निकलने में डर रहे हैं। दीपक कुमार मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो दीपक, फिलहाल किस तरह की स्थिति है, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या अपडेट पूरे मामले में? एक गिरफ्तारी हुई है और क्या पता चल पाया है कि आखिरकार कौन थे ये आरोपी जिन्होंने एक झटके में इस लड़की की जान ले ली? देखिए, बिल्कुल इस मामले की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद पुलिस ने नूह से एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। मेवात में नूह इलाका पड़ता है जहां से इस आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। कल शाम की ये घटना है जब ये लड़की एग्जाम देकर निकली थी, बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी और अचानक ये दो लड़के गाड़ी में सवार होकर आए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि i20 कार में ये दो युवक थे। एक लड़का गाड़ी चला रहा था और दूसरा लड़का बाहर खड़े होकर इस लड़की का इंतजार कर रहा था कि ये कॉलेज से निकले। और कॉलेज से निकलने के बाद लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश की गई और लड़की ने जब मना किया तो सर में गोली मारकर ये आरोपी फरार हो गए। कई घंटे पुलिस उसके बाद से लगातार, क्योंकि बड़ी गंभीर घटना थी, बड़ी सनसनीखेज घटना थी, इसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और फरीदाबाद, पलवल और मेवात 3 डिस्ट्रिक्ट में तलाश शुरू हुई इसकी और उसके बाद नूह से इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी को अभी फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उम्मीद इस बात की कि थोड़ी देर बाद पुलिस इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें ये पता चल पाएगा कि लड़का आखिर लड़की को जानता कैसे था। क्योंकि साफ तौर पर अब जो तस्वीर निकल कर आई है वो ये कि लड़का लड़की को जानता था और इससे पहले भी वो इसको परेशान करता रहा था। इसके पिता ने पहले भी, लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन बाद में चूंकि मामला लड़की से जुड़ा हुआ था तो बाद में उन्होंने शिकायत वापस ले ली थी। और अब जब ये घटना हो गई है, जब इसको हत्या ऐसी कर दी गई है, तो पिता इस बात को लेकर पछता रहे हैं कि आखिर पहले उन्होंने अपनी शिकायत वापस क्यों ली थी। और पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन बेहद डरा देने वाला मामला कि दिन दहाड़े स्कूल से लड़की निकलती है, कॉलेज से लड़की निकलती है और उसको गोली मार दी जाती है। इससे फरीदाबाद के लोग इस समय बेहद डरे हुए। बिल्कुल दीपक, तो जैसे लड़की के पिता बता रहे हैं कि आसिफ नाम का लड़का पहले भी लड़की को परेशान करता था, तो इस मामले को अब जो है एक तरफा प्रेम प्रसंग के साथ भी क्या जोड़कर देखा जा रहा है?
जी बिल्कुल, एक तरफा प्रेम प्रसंग की तरफ इसको देखा जा सकता है, लेकिन अभी हम इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें चूंकि अब लड़का गिरफ्तार हो चुका है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, तो अब देखना ये होगा कि पुलिस की पूछताछ में कौन सी बातें सामने आती है और पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसमें क्या खुलासा करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जहां एक तरफ पुलिस ने काफी मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है, जल्दी गिरफ्तार किया है, लेकिन फरीदाबाद की कानून व्यवस्था पर इस घटना ने जरूर सवाल पैदा कर दिया है। बिल्कुल दीपक, तो वाकई में दिन दहाड़े इस तरह एक लड़की की हत्या करके फरार हो जाना सवाल तो खड़े कर रहा है कि आखिरकार आरोपियों को खौफ नहीं है पुलिस का बिल्कुल भी। शुक्रिया दीपक फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब कुछ ही देर में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसके बाद ये खुलासा होगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्या कोई रंजिश इस लड़की के साथ इन लड़कों की, आरोपियों की, या फिर कोई और मामला, क्योंकि ये पहले भी लड़का जो है लड़की के परिवार के मुताबिक उसको तंग परेशान करता था। तो फिलहाल पुलिस की जांच में क्या सामने आता है ये देखना काफी अहम है। तो और बात करते हैं पानीपत की, जहां महिला पर एसिड अटैक हुआ है। जी हां, बाइक सवार 2 युवकों ने महिला के चेहरे पर एसिड फेंका। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया गया है। दरअसल फैक्ट्री में काम करती है ये महिला जिस पर एसिड फेंका गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। तो महिला पर एसिड फेंका गया है पानीपत में। सुमित मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो सुमित, फिलहाल कुछ पता चल पाया है कि आखिरकार कौन ये युवक जिन्होंने महिला पर एसिड फेंका और क्यों किया गया ऐसा? अभी तक जो है युवकों को कोई पता चल नहीं पाया है, क्योंकि युवती जो है, महिला जो है वो बुरी तरह से झुलस गई थी। चेहरे पे और गर्दन पर उसकी तेजाब फेंका गया था और हाथों पर उसको डॉक्टर ने जो है पीजीआई रेफर कर दिया था, क्योंकि महिला पर तेजाब फेंका। असल में महिला ही उनकी पहचान करती है। बाइक सवार 2 युवक आए थे जिन्होंने महिला पर एसिड फेंक कर महिला के आज पुलिस जो है बयान लेने के लिए पीजीआई हॉस्पिटल में जाएगी। उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि कौन है वो जो आरोपी थे जिन्होंने महिला पर एसिड फेंका था। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनकी तरफ से जांच शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज जो है आसपास के एरिया की खंगाली जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी सुमित, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है और ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो पानीपत का ये मामला, यहाँ एक महिला पर एसिड अटैक किया गया है। और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां मालगाड़ियों की एंट्री पर ब्रेक लगा दी गई है। रेलवे की ओर से यह फैसला लिया गया है और मालगाड़ियों के परिचालन पर केंद्र और पंजाब में अब टकराव होता भी नजर आ रहा है। रेल मंत्री ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखकर जवाब दिया है कि पहले सभी रेलवे ट्रैक खाली करवाए जाएं, उसके बाद ही जो मालगाड़ियां हैं उनको शुरू किया जाएगा। यात्री और मालगाड़ी दोनों ड्राइवर्स और जो गार्ड्स हैं उनकी सुरक्षा की अपील की है कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी सरकार ले। रेलवे शुरू करना चाहता है ट्रेनों का परिचालन, ये पीयूष गोयल जो रेलवे मंत्री हैं उनका कहना है। तो अब बता दें आपको कि 5 नवंबर को रेल रोको आंदोलन का खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि बेशक किसानों की ओर से जो 5 नवंबर तक मालगाड़ियों को निकलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब रेलवे ने ब्रेक लगा दी है। रेलवे कह रहा है कि जब तक पूर्ण तौर पर क्लियरेंस नहीं मिलती, यानी कि जो पूरी तरह से ट्रैक खाली नहीं किए जाते, तब तक रेलवे ट्रेन्स को नहीं चलाएगा, फिर चाहे वो मालगाड़ी हो या पैसेंजर ट्रेन्स हो, क्योंकि दोनों को जो चलाने की मांग की जा रही है, जबकि किसानों ने सिर्फ मालगाड़ियों को निकलने की इजाजत दी थी, ना कि पैसेंजर ट्रेन्स को। तो पीयूष गोयल की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को जवाब दिया गया है, क्योंकि कैप्टन की ओर से पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी गई थी। केंद्र की तरफ से ट्रेनें रोकने पर अब जो सियासी घमासान छिड़ गया है, इसी के बीच में सीएम ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को आगाह किया था कि रेल रोकने से किसानों का गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है। कैप्टन ने कहा किसानों से कुछ हद तक बातचीत सफल हो गई थी, लेकिन इस बीच में जो रेलवे की ओर से ट्रेन्स पर ब्रेक लगा दी गई है, तो वो बातचीत भी असफल हो गई है।
तो कैप्टन ने ये चिट्ठी लिखी और उसके जवाब में पीयूष गोयल ने भी चिट्ठी लिखकर ये कहा कि पहले सरकार पंजाब की ट्रैक खाली करवाए। और बात करते हैं अब पंजाब के शुभमन गिल की। वनडे और टेस्ट टीम के लिए चुने गए हैं शुभमन गिल। गिल को आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन करने का इनाम मिला है और अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें शुभमन गिल का नाम भी शामिल है। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी टीम इंडिया। 3 T20 और 3 वनडे के साथ 4 टेस्ट मैच खेलेगी टीम। आईपीएल में कोलकाता की तरफ से खेल रहे हैं शुभमन गिल और बेहतर प्रदर्शन का ये इनाम मिला है कि वनडे और टेस्ट टीम के लिए भी चुने गए हैं शुभमन। और अब बात करते हैं बड़ौदा के रन की। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका भी लगा है। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद जगबीर मलिक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल जगबीर मलिक कांग्रेस की टिकट पर बड़ौदा उपचुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद मलिक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो बीजेपी को बड़ौदा चुनाव से पहले जहां कुनबा बीजेपी का बड़ा है, तो वहीं कांग्रेस को झटका लगा है। तो जगबीर जी बीजेपी के मेंबर बने। इनके साथ आज सैकड़ों और लोगों ने जो समर्थक थे इनके, उन्होंने सबने ज्वाइन किया है और अभी तो शाम तक मैं आया हूँ। बहुत लोगों की यानी सूचना है मुझे कि यहाँ आने वाले हैं, आएंगे, उनसे बातचीत होगी। कोई आज ज्वाइन करेगा, कोई मेरे वहां जाने के बाद ज्वाइन करेगा, लेकिन ये सिलसिला लगातार चुनाव तक। तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले सभी पार्टियों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में दिन रात जुटे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ गांव रूखी में पहुंचे। धनखड़ ने बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के पक्ष में वोट देने की अपील की है। इस दौरान धनखड़ ने पूर्व सीएम हुड्डा को भी जमकर घेरा और कहा कि कांग्रेस के समय में कोई भी विकास बड़ौदा में नहीं हुआ है। तो सब दे देते हैं, तो भी समर्थन दे दे। आखिरी वक्त में तो अच्छा काम करना पुण्य की तरफ ले जाता है। तो कह रहा है मेरी आखिरी पारी, मेरे कैंडिडेट का सीना जहां पद्म श्री से सस्ता है, जहां खेल रत्न से सस्ता है, जहां अर्जुन अवार्ड से सस्ता है, दूसरे कैंडिडेट, मेरे कैंडिडेट पे कोई सुंडवे काटन का आरोप नहीं है। वत्स साहब और हमरे डाले में थे, हमारे कैंडिडेट के बारे में कोई नौकरियों के पैसे लेने का मैटर नहीं है। हमने नहीं मिला, रिडाने में थे हम। किसी पर गोली चलाने का कोई नहीं है। ये तो वो वैल्यूज वाला खिलाड़ी है, जिस खिलाड़ी से जीत के आया उस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई तो उसके सम्मान में मेडल लेने दी गया। ऐसे वैल्यूज का। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की आबो हवा की, जो जहरीली हो गई है। पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सांस लेना तक दूभर हो गया है। वहीं पंजाब में सरकार प्रशासन की सख्ती का असर किसानों पर नजर नहीं आ रहा और धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। सांस लेना हुआ दूभर, घुट रहा राजधानी का दम। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर, दिल्ली एनसीआर में सफेद कोहरा लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है, लोगों का घर से बाहर तक निकलना मुश्किल हो चुका है। गुरुग्राम में भी प्रदूषण ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। गुरुग्राम की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में लगातार यहाँ पर प्रदूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। गुरुग्राम में आज भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार है, जो कि सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि अपने आप में ये संकेत है कि जो लोग सुबह खास तौर से जो बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, उनके लिए एक तरह से काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि जो लोग खासतौर से जो अस्थमा के मरीज हैं या फिर
एक तरह से सांस लेने में जिनको दिक्कत है या फिर बुजुर्ग लोग और साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं कम से कम वो सुबह जल्दी घर से बाहर ना निकलें, पार्क में टहलने के लिए ना जाएं, बल्कि वो इंतज़ार करें कि जब सूरज निकले तो उसके बाद ही वो लोग घरों से बाहर निकलें घूमने फिरने के लिए और उसके बाद ही सुबह की सैर के लिए बाहर जाएं। आने वाले दिन राजधानी और आसपास के इलाकों के लिए और ज्यादा मुश्किलों भरे होंगे। दिवाली के आसपास हर साल यहाँ की आबोहवा जहरीली होती जा रही है। इसके पीछे कई कारण है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियां, पटाखे, लेकिन एक और अहम कारण है पराली जलाना। पंजाब हरियाणा में थाने के किसान फसल निकालने के बाद पराली को आग लगा देते हैं। पंजाब में सरकार की सख्ती के बावजूद किसान धड़ल्ले से पराली में आग लगा रहे हैं। भवानीगढ़ में भी हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ सरकार प्रशासन की सख्ती का कोई असर नहीं दिखता। कोरोना महामारी के बाद अब ये धुआं लोगों की जान ले रहा है। बिना साडा सरदा नहीं है जी। क्यों ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਮੈਨਾਂ ਸਾਡੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਲਾਏ ਬਿਨਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੀ 2-4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, 2-4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ 2-4 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। हर साल पंजाब हरियाणा में सरकार किसानों को पराली ना जलाने के बारे में जागरूक करती है, लेकिन फिर भी किसान पराली जलाते हैं। किसानों का कहना है कि पराली जलाना उनकी मजबूरी है। उधर सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन किसानों तक उचित संसाधन नहीं पहुंचा पाती, जिसका परिणाम सबके सामने। आसमान में ये धुएं की सफेद चादर जो जानलेवा है और कई बीमारियों का बड़ा कारण भी। भवानीगढ़ से रवि आजाद और गुरुग्राम से धनबीर शर्मा, न्यूज़ 18। और बात करते हैं कोरोना की कहर की जो लगातार जारी है। हिमाचल में कोरोना की वजह से हो रही मौतों के लिए अब ये बात सामने आई है कि होम आइसोलेशन में रह रहे बहुत से लोग तभी अस्पताल आ रहे हैं जब उनकी ज्यादा तबीयत बिगड़ रही है। ऐसे सभी लोगों के स्वास्थ्य जांच की जरूरत महसूस की गई, जिसके बाद सीएम जयराम ठाकुर ने घर पर आइसोलेशन में रह रहे तमाम लोगों की स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए हैं। कोरोना से उबरने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीसी, एसपी और सीएमओ के साथ बैठक की। सरकार को मिली रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के कारण 90% मृत्यु रोगियों को अस्पताल पहुंचने के 24 घंटे के भीतर हो रही है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि वरिष्ठ चिकित्सकों को अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों से मिलना चाहिए ताकि उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हो। इससे संबंधित आ रहे थे क्योंकि सर्दी का मौसम अब आ रहा है और सर्दी के मौसम में गर्म खाना पहुंचाना, वहाँ पर ठीक प्रकार से उनको रहने की व्यवस्था हो, उस बात को सुनिश्चित करना। होम आइसोलेशन में जो लोग हैं जो पॉजिटिव हैं लेकिन होम आइसोलेशन में हमने प्रेफर किया है अपने आप, तो उनको भी मॉनिटर करने का मैकेनिज्म डेवलप हो कि ऐसा नहीं हो कि होम आइसोलेशन में वो इतने ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो जाए और जब तक हॉस्पिटल पहुंचाए तो तब तक के लिए कठिनाई है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के हमने आज डिस्कशन किया है। और साइबर क्राइम के बढ़ते हुए ग्राफ के बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। शातिरों ने तकनीक का ऐसा इस्तेमाल किया है कि आपकी जेब में भी एटीएम सुरक्षित नहीं है। शातिरों के हाथ एक ऐसी मशीन लगी है जो पलक झपकते ही आपका बैंक अकाउंट खाली कर देगी। वाईफाई स्कैनर, ये वो मशीन है जो 100 मीटर दूर से ही आपके हाथ या जेब में रखे एटीएम को स्कैन कर सारा डाटा चुरा लेगा और फिर आप बड़े धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। हालांकि हिमाचल में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन आशंका है कि जो एटीएम क्लोनिंग के मामले सामने आए हैं उनमें इस मशीन का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। शातिरों की नजर उन लोगों पर होती है जो एटीएम से पैसे निकालते हैं या अन्य किसी भी स्थान पर भुगतान के लिए एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि इस तरह की ठगी से बचने के लिए एटीएम को रखने के लिए खास तरह का वॉलेट मिलता है, उस वॉलेट का इस्तेमाल कीजिए। उस वॉलेट से स्कैनिंग नहीं की जा सकती। साथ ही एटीएम और क्रेडिट कार्ड का समय समय पर पिन नंबर बदलें। अगर संभव हो तो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करें।
हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइबर जो क्रिमिनल है निरंतर 5-6 महीने के बाद अपना जो मोडस ऑपरेंडी है वो चेंज करते रहते हैं। तो अभी हाल ही में कुछ ऐसे तथ्य हमारे सामने आए हैं कि एटीएम क्लोनिंग के लिए जो है वाईफाई डिवाइस स्कीमर का इस्तेमाल जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में साइबर क्रिमिनल कर रहे हैं। तो साइबर थाना शिमला की तरफ से हमने इस चीज़ को स्टडी किया है कि ये कैसे घटित हो रहा है। तो इसमें ये पाया जा रहा है कि जो स्कीमर है वो किसी व्यक्ति के जो पॉकेट में रखा हुआ जो एटीएम है तो उसको वाईफाई स्कैमर के थ्रू स्कैन करते हैं और उसके द्वारा क्लोनिंग के माध्यम से दोबारा एक नया एटीएम बना करके आपका जो पैसा है वो निकाल सकता है। तो इस बारे में मैं पब्लिक से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप एटीएम और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसको आप प्रोटेक्टेड रखें। आरफेड एक वॉलेट आता है उसमें आप रखें और ताकि आपकी जो रेज हैं वाईफाई की जो रेज है आपकी क्रेडिट कार्ड और एटीएम तक ना पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में इस साल एटीएम क्लोनिंग के 5 मामले सामने आए। अंतर्राज्यीय बस अड्डा शिमला, सोलन और कांगड़ा में कई लोग धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। फिलहाल साइबर थाने की टीम इस पर जांच कर रही है। साथ ही एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। तो एटीएम से पैसे निकालते वक्त आप भी सावधान हो जाएं, नहीं तो आपके एटीएम पर किसी की नजर है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। 4 साल पहले लव मैरिज की, लेकिन लड़की के परिजनों से बगावत कर शादी करना उस नौजवान के लिए मौत को दावत देना था और हुआ भी ठीक वैसा ही। देखिए कैसे मोहब्बत के दुश्मनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पहले प्यार, फिर लव मैरिज और फिर पीट पीट कर हत्या। ससुराल वालों ने उतारा मौत के घाट। मोहब्बत में मिली सजाए मौत। यह तस्वीर 31 साल के उस नौजवान की है जिसके कदम मौत की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो अपनी मौत से अनजान था। पत्नी की बात पर ससुराल की तरफ बढ़ाया गया उसका एक एक कदम उसे मौत की तरफ खींच रहा था। और फिर एक ऐसी खबर आई कि हर तरफ सन्नाटा पसर गया। 4 साल पहले निशांत की लव मैरिज हुई, लेकिन यही शादी उसकी मौत की वजह बन गई। परिजनों के मुताबिक निशांत की पत्नी अनीता जरूरी काम से अपने मायके गई और उसके बाद वापस नहीं लौटी। और जब निशांत किसी की शादी में शामिल होने गया तो पत्नी की बात मानकर अपने ससुराल चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, खुद उसकी बहन की जुबानी सुनिए।